Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत से म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट टाइप के मार्केट्स में अवेलेबल है। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट ड्यूरेशन के, ड्यूरेशन मतलब हो गया शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिफरेंट ड्यूरेशन और अलग अलग फंक्शनैलिटी के होते हैं, है ना। बट क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आपको ये पता है कि म्यूचुअल फंड्स को रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी कैटेगराइज किया जाता है। और ये दो कैटेगरीज बेसिकली होती हैं, एक होती है आईसीडब्ल्यू, आईडीसीडब्ल्यू, दूसरी होती है आपका ग्रोथ ऑप्शंस। आइए इन दोनों को हम लोग जानते हैं सेशन में। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियो जानकारी आपको एडवांस में होती रहे। दोस्तों इन सेशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को भी कष्ट करें, उनको भी उसके साथ भी शेयर भी करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली आईडीसीडब्ल्यू के है क्या बेसिकली। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस ये होते हैं बेसिकली। इनको पहले हम लोग डिविडेंड ऑप्शंस के नाम से भी जानते थे। दोस्तों इन आईडीसीडब्ल्यू में बेसिकली क्या होता है, जो प्रॉफिट्स होते हैं इसको ये आपको मंथली, क्वार्टरली या एनुअली बेसिस पे आपको आपके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं, है ना। मंथली रेगुलर इंटरवल्स के में आपको मिलते जाते हैं ये, इनका एक्मुलेशंस नहीं होता है प्रॉफिट्स का। दोस्तों ये बेसिकली इंटरवल्स होते हैं, ये फंड डिसाइड करते हैं, ये आपको एनुअली, मंथली, क्वार्टरली या डेली बेसिस पे मिलेगा। कुछ डेब्ट फंड ऐसे भी जिसमें आपको डेली बेसिस पे भी मिलता है ना। डिविडेंड्स आर नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होते हैं, है ना। ये डिफरेंट इसमें पे आउट साइकिल्स भी होते हैं। और दोस्तों जो सेबी की गाइडलाइन है, एज पर सेबी गाइडलाइन, जो भी डिविडेंड्स होंगे, है ना, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां जो भी प्रॉफिट्स अर्न करती हैं उस पर उनको डिविडेंड्स कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को रेगुलर बेसिस पे देना होता है ना। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, चूंकि ये जो पे आउट्स हैं आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आपको मिलते जाते हैं, तो बेसिकली जो भी इसमें टैक्सेशन होता है वो आपको एज ए इनकम इनको शो करना होता है, और जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पेड करना होगा। ये बेसिकली स्टोरी है आईडीसीडब्ल्यू की, है ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लेट्स टेक एग्जांपल कि कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसकी एनएवी 100 चल रही है, ठीक। आपने उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों ये एनएवी क्या है, यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने इन डेप्थ वीडियोस कुछ बनाए हुए हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। म्यूचुअल फंड्स पे उसको आप जरूर देखें, उससे आपकी जो म्यूचुअल फंड्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी काफ़ी मजबूत होगी, ठीक है। दोस्तों देखें, एनएवी आपकी 100 रुपीज़ हो गई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपीज़ हो गया, तो यूनिट्स जो आपके हाथ में आएंगी वो आएंगी 100 यूनिट्स आपको मिल गई, ठीक। अब दोस्तों जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे आपका म्यूचुअल फंड्स ग्रो करता है, वैसे वैसे आपकी एनएवी बढ़ती है। अब मान लीजिए 100 में आपने इन्वेस्ट किया था, अब एनएवी हो गई 150। चूंकि म्यूचुअल फंड्स को ग्रोथ हुई है, इसलिए एज पर सेबी गाइडलाइन उनको अपने प्रॉफिट्स में इन्वेस्टर्स को शेयर करना होगा, ठीक। तो म्यूचुअल फंड्स ने डिसाइड किया कि हम आपको 40 रुपीज़ जो इसका पे आउट है वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको 40 रुपीज़ अपने इन्वेस्टर्स को देंगे। तो अब इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा, उसकी इनकम क्या होगी। 40 रुपीज़ ने का एमएफ ने बोला, म्यूचुअल फंड ने बोला देने के लिए, 100 यूनिट्स आप होल्ड करते हैं तो आपको 4,000 रुपीज़ आपको मिलेगा, ठीक। ये हो गई आपकी इनकम। अब चूंकि एनएवी जो होगी आपकी, आपने 40,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड ने आपको दे दिया है, अब जो उसकी करंट एनएवी होगी, नई एनएवी जो आपकी बनेगी वो 150 माइनस 40 इज इक्वल टू 110, मतलब 110 एनएवी अब आपकी बचेगी। तो आपने देखा कि आईडीसीडब्ल्यू प्लान में बेसिकली क्या रहेगा, जो एनएवी होती है वो रिड्यूस कर जाती है पे आउट के बाद में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका आईडीसीडब्ल्यू में आपका एनएवी की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। दोस्तों देखें, व्हाट इज ग्रोथ ऑप्शन। एक ऑप्शन आईडीसीडब्ल्यू था, दूसरा ऑप्शन ग्रोथ ऑप्शन था। दोस्तों ग्रोथ ऑप्शन में बेसिकली क्या रहता है, जो आपके प्रॉफिट्स हो रहे थे वो आपके री इन्वेस्टेड होते रहते हैं स्कीम में, जिससे कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है ना। जो आपको जब आप कंपाउंडिंग, उसी कंपाउंडिंग को बेसिकली एट्थ वंडर ऑफ लॉ बोलते हैं। इससे आपकी क्या रहता है, आपका जो कॉर्पस है वो आपका तेज़ी से बढ़ता है। हायर नेट एसेट वैल्यू, हायर देखिए 150 एनएवी इसमें आपकी लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा हुआ था। आपको अगर पे आउट नहीं मिलेगा तो फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगी, तो जो आपने 100 एनएवी में स्टार्ट किया था वो आपकी 150 हो जाएगी, तो जो एनएवी होगी वो आपकी इसमें बढ़ती जाती है ग्रोथ ऑप्शंस में। दोस्तों हम लोग देखेंगे कुछ बेसिकली डिफरेंस क्या है आईडीसीडब्ल्यू और ग्रोथ ऑप्शंस में।
देखें दोस्तों, इस स्लाइड को समझें, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर प्रॉफिट्स, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग IDCW में कैसे होती है? पेड आउट ऑन इंटरवल्स, अभी हमने बताया था डिफरेंट इंटरवल्स में आपको जो भी आपका प्रॉफिट्स होते हैं वो आपको इन्वेस्टर्स को दे दिए जाते हैं। जबकि ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है? री इन्वेस्टेड इन द स्कीम्स, री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं प्रॉफिट, इससे कि क्या रहता है, लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छा कॉर्पस आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। NAV बेसिकली डिवाइडेड डिविडेंड्स आर पेड फ्रॉम द NAV, जो भी डिविडेंड्स रहते हैं NAV के अकॉर्डिंग पेड रहते हैं। जैसे जैसे NAV आपको मिलती जाती है तो आपकी जो नई NAV बचती है, जितना भी पे आउट साइकिल आएगा उस इकट्ठे के बाद में आपकी नई NAV बच जाती है। इसमें क्या रहता है, फिर से री इन्वेस्ट हो जाती है, NAV से इसकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ती जाती है। टैक्सेशन दोस्तों देखिए, इसमें जो कि हम आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली या उसमें बेसिस पे आपको मिलता रहता है प्रॉफिट्स, तो ये आपकी इनकम में काउंट होगा, है ना, ये आपकी इनकम में काउंट होगा। अगर 5,000 से ऊपर रहता है तो जो TDS का अपने जो प्रोविजन है 10% डिडक्शन आपका उसमें TDS काट के आपको मिल जाता है। ठीक, इसमें क्या रहेगा, ग्रोथ ऑप्शंस में क्या रहेगा, अगर जो भी अभी तक आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर आपका एक साल के पहले आप विड्रॉल करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 1 साल के बाद के इन्वेस्टमेंट में पड़ता है। तो जो भी इस कैटेगरी में आपका विड्रॉल हो रहा होगा उस हिसाब से आपको टैक्सेशन पड़ता है इसमें ग्रोथ ऑप्शंस में। टोटल रिटर्न ड्यू टू पीरियडिक डिविडेंड्स पे आउट, द रिटर्न आर लो एज कम्पेयर टू ग्रोथ ऑप्शन। जैसे जैसे आपको दोस्तों इसमें आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, आपको मंथली पे आउट मिल गया, आपको क्वार्टरली पे आउट मिल गया, तो आपका कॉर्पस जो रहेगा वो उस स्पीड में नहीं बढ़ेगा जैसा आपका ग्रोथ ऑप्शन में बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलने के बाद में आपका अच्छा कॉर्पस एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। सुटेबल फॉर दोस्तों किसके लिए सुटेबल रहता है? अब आपको इतना अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये बेसिकली जो IDCW प्लान है, बेसिकली ये आपको जो रिटायरीज हैं जिनको अभी मंथली कुछ इनकम चाहिए, जिनका ओरिएंटेशन मंथली इनकम पे, क्वार्टरली इनकम पे रहेगा, उनके लिए बेसिकली सुटेबल है। जबकि दोस्तों इससे भी बेहतर भी ऑप्शन है, मैंने आपको SWB के बारे में बताया था, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, है ना, वो भी देख सकते हैं आप। मगर यहाँ पर जो बेसिकली रहेगा IDCW, ये बेसिकली उन्हीं लोगों को ऑप्ट करना चाहिए जो रिटायरीज है या जिनको मंथली इनकम चाहिए। ग्रोथ ऑप्शन बेसिकली जिन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको अपना कॉर्पस इकट्ठा करना है, एक्युमुलेट करना है, उनके लिए बेसिकली बेस्ट रहता है। ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अब देखें दोस्तों ये कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट शुड इन्वेस्टर्स कंसीडर वाइल स्विचिंग फ्रॉम IDCW टू ग्रोथ प्लान? इन्वेस्टर्स को क्या कंसीडर करना चाहिए, कैसे उसको उसमें करना? देखो, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, आपको रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कैसे होने ये आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। एक आपको ये कंसीडरेशन पॉइंट है। सेकंड कंसीडरेशन पॉइंट आपका क्या है, देखिए, जब आपका कोई प्लान एक से दूसरे में स्विच हो रहा है तो ये जो आपका है वो बेसिकली आपका एक सेल काउंट होगा। आप एक इसमें अपने यूनिट्स को रिडीम करेंगे और दूसरे में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो भी आपके स्विचिंग एग्जिट लोड जो लगना होगा, अगर आपको 1 साल के पहले बाई चांस आपका रिडम्पशन हो रहा है, आप स्विच कर रहे हैं, तो आपका एग्जिट लोड जो प्रपोज रहता है म्यूचुअल फंड का रहता है वो आपको लगेगा। 1 साल के बाद में कई म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड नहीं लेते हैं तो उस पर वो नहीं लगेगा। कैपिटल गेंस में भी आप देखें, आपका STCG लग रहा है या आपका LTCG लग रहा है, अगर आप 1 साल के अंदर आपका विड्रॉल हो रहा है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 1 साल के बाद का है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा, जो कि कुछ लिमिट्स तक का 1 लाख तक का आपका टैक्स फ्री रहता है, उसमें आपका लगता नहीं है। ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं इसमें, ये आपको कुछ कंसेशन पॉइंट हैं जो आपको देखने चाहिए। दोस्तों ये देखिए एक चीज़ और, इज इट पॉसिबल टू स्विच फ्रॉम ग्रोथ टू IDCW? यस, इट्स पॉसिबल है, इसमें होते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज स्विच ट्रांजेक्शंस, इसको हम लोग बोलते हैं, जब एक प्लान दूसरे प्लान में स्विच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्विच ट्रांजेक्शंस। इसको आप लोग देख के चल, दोनों में ही अवेलेबल रहता है। अगर आप IDCW से ग्रोथ प्लान में जाएंगे तब भी अवेलेबल रहेगा। बट दोस्तों यहाँ पर एक टेक्निक का पॉइंट है, अगर आप IDCW ऑप्शंस को रिडीम कराते हैं, ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, पहले वो क्या होगा, पहले यूनिट्स आपकी सोल्ड होंगी, पहले इसमें आपका सोल्ड होगा, फिर नई स्कीम में जाके उसको आप परचेज कर पाएंगे, है ना। तो जब इधर से आपका सोल्ड होगा तो जो भी आपका एग्जिट लोड अगर लायबल इसमें हो रहा होगा तो आपका वो यहाँ पर लगेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? कोई एक स्कीम से स्विच होगा, अगले स्कीम में आप जा रहे हो तो एक यूनिट्स आपकी सोल्ड हो रही है, तो जो उस स्कीम में अगर आपको 1 साल से पहले का विड्रॉल है तो म्यूचुअल फंड अगर आपका चार्ज करता है आपका एग्जिट लोड तो आपको यहाँ पर लगेगा। ये आप उसको ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी IDCW प्लान में और ग्रोथ प्लान मैंने आपको ब्रीफ करी, इसको आप समझे। और हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।